राधे राधे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बाद चलिए अब बात करते हैं बायो की। जैसा कि आप जान चुके हैं कि 80 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स कवर करेगी बायोलॉजी, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज। पर घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और आप बायो में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे टॉपिक वाइज वेटेज की। तो 30 में से 25 मार्क्स होंगे आपके वर्ल्ड ऑफ लिविंग से और 5 मार्क्स होंगे आपके नेचुरल रिसोर्सेज से। ओके, यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें टोटल 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। इनमें से पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर फिर से आपको 4 सब पार्ट्स पढ़ने हैं। पहला पार्ट होगा आपका न्यूट्रिशन, सेकेंड होगा रेस्पिरेशन, थर्ड पार्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड द फोर्थ पार्ट इज एक्सक्रीशन। ये चारों लाइफ प्रोसेस आपको प्लांट्स में भी पढ़नी है और एनिमल्स में भी पढ़नी है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग का सेकेंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड द फोर्थ चैप्टर इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें से इवोल्यूशन वाला पार्ट हो चुका है डिलीट। तो आपको पढ़ना है सिर्फ हेरिडिटी, जिसमें मेंडल का वर्क पढ़ना है, मेंडल के क्रॉसेस, उनके दिए गए लॉस और सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में ही पढ़ना है। ओके, यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स कवर करेगा। इसमें आपको सिर्फ आर एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ओनली मेंट फॉर इंटरनल असेसमेंट। ओके, अब बात करते हैं कि बायो का रिवीजन करना कैसे है। जैसे आपको फिजिक्स वाले सर ने भी बताया कि बड़े बड़े चैप्टर्स को एक साथ पढ़ने की बजाय आप उन चैप्टर्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इससे आपके लिए काम हो जाता है आसान और आपको चीज़ें जल्दी याद होनी भी चालू हो जाती हैं। ओके, तो अगर हम हेरिडिटी और आर एनवायरनमेंट की बात करें तो यही चैप्टर्स छोटे हैं, बाकी में बायो में जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से लेंथी हैं। तो एक साथ पढ़ने की बजाय आप उन चैप्टर्स को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसे आप 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें। जैसे पहला सेगमेंट पहली सिटिंग में आप पढ़िए नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, सेकेंड सिटिंग में आप पढ़िए एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें टोटल आपको 6 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद थर्ड सिटिंग में जो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स दिए गए, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, उनके बारे में पढ़िए। एंड फोर्थ सिटिंग में फिर आप पढ़िए जो प्लांट के 5 हार्मोन्स दिए गए हैं वो। इससे काम आसान हो जाएगा, चीज़ें ईजी हो जाएंगी और आप पे बर्डन भी नहीं लगेगा और जल्दी याद भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे बायो के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस दिए गए हैं, है कि नहीं, है ना। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक, और पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। तो बहुत सारे कंपैरिजंस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो इनको डिफरेंसेस और कंपैरिजन को ध्यान में रखिए इस बात को कि सारे डिफरेंसेस आपको टेबुलर फॉर्म में ही लिखने हैं। तो डिफरेंसेस और कंपैरिजन टेबुलर फॉर्म में ही याद करने हैं। ओके, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिफरेंसेस टेबल में पॉइंट वाइज लिखना है और हर एक पॉइंट के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, समझे, है कि नहीं। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिफरेंसेस में दोनों साइड पे पॉइंट्स रिलेटेड होने चाहिए। एग्जाम्पल, आप लिख रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लिख रहे हैं फर्टिलाइजेशन अकर, क्या ये पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो डिफरेंसेस दोनों साइड पे सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे आप पेरेंट के बारे में बता रहे हैं सेक्सुअल में, तो सेक्सुअल में भी आपको पेरेंट के बारे में ही बताना है। ओके, नेक्स्ट, जो भी आप रिवाइज करेंगे, ओके, वो रिवाइज करने के बाद आप उन चैप्टर्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी उसे एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। इससे ये होगा कि जब आप दोबारा रिवाइज करने बैठेंगे तो आपके पास पूरे चैप्टर की एक समरी बन जाएगी, तो आपको रिलेट करने में और मेमोराइज करने में चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ओके, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी दी जाएंगी, है कि नहीं। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को आप एक साथ लिख लें। ओके, और कोशिश करिए कि इन डेफिनेशंस को 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लें ताकि इन डेफिनेशंस के जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स आपको ठीक से याद हो जाए। ये डेफिनेशंस डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं, ठीक। तो डेफिनेशंस अच्छे से आपको याद हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। एक और चीज़ कि डेफिनेशंस में अगर एग्जाम्पल्स भी मेंशन है तो साथ में एग्जाम्पल्स ज़रूर याद कीजिए। अब आते हैं बायो के सबसे बड़े चैलेंज पे और वो है डायग्राम्स। कईयों का मानना है कि उनके डायग्राम्स में हाथ काफ़ी तंग होते हैं, ठीक, बट ऐसा नहीं है। 1-2 बार हो सकता है कि डायग्राम्स बुरे बने,
पर अगर आप उन्हीं डायग्राम्स को 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीन मानिए आप उन डायग्राम्स को आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद आपका जो डायग्राम्स है, डायग्राम्स, हेरिडिटी और आर एनवायरनमेंट, इन चैप्टर्स में तो डायग्राम है ही नहीं। सबसे ज़्यादा जो डायग्राम्स हैं वो है आपके लाइफ प्रोसेस से। लाइफ प्रोसेस में आपका न्यूट्रिशन से ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्काइमेटिक डायग्राम ऑफ डबल सर्कुलेशन, हार्ट का डायग्राम, फिर उसके बाद आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ब्रेन का डायग्राम है, न्यूरॉन का इंपॉर्टेंट डायग्राम है, रिप्रोडक्शन से आपके एसेक्सुअल में काफ़ी सारे एसेक्सुअल मैथड्स हैं, उनके डायग्राम, बाइनरी फिजन, बडिंग, इसके अलावा फ्लावर का डायग्राम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। सो डायग्राम्स ड्रॉ करने में, प्रैक्टिस करने में कंजूसी नहीं करनी है। 2-3 लाइन में डायग्राम फिट करने की कोशिश नहीं करनी। डायग्राम्स की प्रैक्टिस एटलीस्ट आपको हाफ पेज में करनी ही है। और जैसा पहले ही बताया गया, डायग्राम्स किससे ड्रॉ करने हैं? पेंसिल से। वहाँ पे कोई आर्ट नहीं दिखानी, कोई कलरफुल पेन आपको यूज नहीं करने। लेबलिंग करते टाइम पे याद रखना है आपको कि लेबलिंग आप कैपिटल लेटर्स में करें, क्योंकि कई बार रनिंग में इंग्लिश जो हम वर्ड्स लिख रहे होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। ओके, स्पेलिंग्स कई बार गलत हो सकती है और कई बार आपके लेटर्स समझ में नहीं आते, तो कैपिटल लेटर्स में लिखने की कोशिश करिए ताकि वो वर्ड्स क्लियर रहें। अब बात करते हैं ट्रिप्स एंड ट्रिक्स की कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, आपको पेपर के लिए दिए जाएंगे 15 मिनट्स। उन 15 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है, पेपर को अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चंस आपसे पूछ क्या रहे हैं। कई बार एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें पूछी जाती है, जैसे पूछा गया है कि व्हाट इज नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ एंड वाई, पर आपने वाई पढ़ा ही नहीं, आपने सिर्फ व्हाट इज नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ का ही आंसर दिया। डीएनए इज नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, तो वाई का आंसर नहीं गया, तो ऑब्वियसली मार्क्स कटेंगे कि नहीं कटेंगे? ओके, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चंस आपसे पूछ क्या रहे हैं। ओके, इन 15 मिनट्स में आप ये भी डिसाइड कर लीजिए कि इंटरनल चॉइसेस में से कौन सा वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। ठीक, ओके, इसके बाद आपको जो भी सेक्शन अटेम्प्ट करना वो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर सेक्शंस में क्वेश्चंस के जो भी सीक्वेंसेस हैं वो आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करने हैं। अगर आप सेक्शन ई पहले कर रहे हैं तो 26, उसके बाद 27, 28, 29, इस तरीके से कोशिश कीजिए सीक्वेंस को मेंटेन करने की। अगर आप क्वेश्चन नंबर 29 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें ए बी सी 3 पार्ट दिए हैं, तो कोशिश करनी है कि उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करें। बाई चांस अगर हमसे कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसे लास्ट में सही सेक्शन और सही क्वेश्चन नंबर डाल के उसे अटेम्प्ट करें। जहाँ पे पूछा नहीं गया है वहाँ पे आपको फ्लो चार्ट्स ड्रॉ नहीं करने हैं, आपको अपने आंसर्स, जैसा आपसे बताया जा रहा है कि पॉइंट में अटेम्प्ट करने हैं। पूछा नहीं गया है तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करके आप आंसर नहीं बताएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर छूट रहा है, कम टाइम पड़ रहा है और आपके पास उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखने का टाइम नहीं है, तो वहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना के काम चला सकते हैं। बट अगर टाइम है तो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को आप फ्लो चार्ट में ना बता के प्रॉपरली पॉइंट में ही शो करेंगे। इसके अलावा पूछा गया हो चाहे ना पूछा गया हो, आपको अपने आंसर्स में एग्जाम्पल्स मेंशन करने ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को लगने लगता है कि भाई इस आंसर को मैं डायग्राम से और अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आंसर लिखने के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए, और अगर पेपर कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उस खाली स्पेस में डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके, सबसे पहली चीज, आपसे जो पूछा जा रहा है उसी क्वेश्चंस के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको आंसर्स में देनी है। कोई फालतू की बात नहीं, आपको कट टू कट आंसर्स देने हैं और पॉइंट्स में आंसर्स देने हैं, लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं लिखने। इसके बाद नेक्स्ट कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें क्वेश्चन की लाइन को कंक्लूड जरूर करें। जैसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ डीकंपोजर्स, तो आंसर स्टार्ट करिए क्वेश्चन की लाइन को कंक्लूड करके, द रोल ऑफ डीकंपोजर्स आर, फिर उसके बाद अब अपना आंसर स्टार्ट करिए 1, 2 and 3। जो भी आंसर्स में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लिखने के बाद अंडरलाइन ज़रूर करिए, क्योंकि जितना अच्छा प्रेजेंटेशन उतना आपका इवैल्यूएटर खुश होकर पेपर चेक करेगा। ओके, ये जैसा आपको बताया गया है कि जाने से पहले एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के 5 to 6 ईयर्स पहले पेपर्स आप एक बार सॉल्व करके जाएं।
सॉल्व करने से होगा क्या कि आपका टाइम मैनेजमेंट, पेपर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है वो आपको पता लग जाएगा, पेपर के पैटर्न्स, किस क्वेश्चन में कितने आंसर्स लिखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या नहीं करना, लॉन्ग फ्रेजेस नहीं लिखने हैं आपको, पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, डायग्राम्स पेंसिल से ड्रॉ करने हैं, ज़्यादा कलरफुल ड्रॉ नहीं करने हैं। उसके बाद है यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक आंसर शीट। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ट्रिप्सिन का फंक्शन बताइए। ओके, इस बच्चे ने ट्रिप्सिन का फंक्शन एक लाइन में बताया है। आपको पता है कि ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में। इस बच्चे ने पॉइंट टू पॉइंट आंसर किया कि एंजाइम ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं प्रोटीन और अमीनो एसिड्स, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद पूछा है कि लाइपेज का फंक्शन बताइए, तो उस बच्चे ने एक लाइन में लाइपेज का फंक्शन बताया है कि एंजाइम लाइपेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे जो भी कीवर्ड है आप उसे लिखने के बाद अंडरलाइन कर दीजिए। पूछा गया लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सुनते ही दिमाग में क्या आता है? विलाइस। तो आपको विलाइस के 2 फंक्शंस बताने हैं और बच्चे ने वहाँ पे बुलेट फॉर्म लिख के और फिर उसके बाद 2 फंक्शंस विलाइस के मेंशन किए हैं। तो आपको कट टू कट आंसर देना है। ये एक डायग्राम है, शो बाइनरी फिजन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। बच्चे ने बाइनरी फिजन का डायग्राम ड्रॉ किया और हर एक स्टेप पे मेंशन किया है कि उस स्टेप पे कौन सी प्रोसेस चल रही है। ओके, तो ये था बायो के बारे में।